जल्दी से उदाहरण नंबर 7 समझते हैं। एक संस्था के वर्ष 2009-10 के आय व्यय खाते में वेतन के संबंध में निम्न सूचनाओं से प्राप्त एवं भुगतान खाते में दर्शाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें हमें वह धनराशि दी गई है जो कि आय व्यय खाते में दिखाई जा चुकी है, वेतन की धनराशि, और हमें ये पता करना है कि प्राप्ति और भुगतान खाते में कितनी ये दर्शाई गई होगी। तो सूचनाएं क्या क्या दी गई हैं? Amount shown in income and expenditure account for the year 2009-10, it is 20,000, and then you can see amount of salary outstanding on 1st April 2009, it is 1,000, and amount of salary outstanding on 31st March 2010, it is 2,000. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उदाहरण नंबर 6 से अलग है क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ये सैलरी में आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होता था, अगर आपको याद है, अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको रकम दिखानी होती थी एक्सपेंस की, तो आप क्या करते थे, जितना भुगतान होता था, सपोज़ ये 20,000 हो, तो आप क्या करते थे, जो आउटस्टैंडिंग होता था एट द एंड उसे ऐड करते थे, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगनिंग होती थी उसको लेस करते थे। बिगनिंग यानी 1 अप्रैल 2009 वाली। तो ये कब करते थे? जब हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाने वाली धनराशि की गणना करनी हो। लेकिन ये सवाल उल्टा है, रिवर्स गियर का है। ये क्या कहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो किया गया है, 20,000। तो ये कहता है कि वो धनराशि बताइए जो कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी विच विल बी शोन इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 9-10। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, इसमें जो धनराशियाँ हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ सैलरी you can see which is shown in income and expenditure account. This amount is 20,000 without any doubt, it is given in the question. Then you have added salary outstanding on 1st April 2009. This means you are adding salary outstanding at the beginning, it is 1,000, sorry, and less salary outstanding on 31st March 2010, 2,000. This is to be deducted. Salary outstanding at the end 2,000 is deducted. ये घटाई गई है, और ऐसा करने के बाद आपको जो धनराशि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई गई होगी 19,000 वो प्राप्त हो गई है। बहुत सिंपल है कि जैसे अगर आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना हो, और इसी तरह से सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया गया हो, तो आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को लेस करते हैं। लेकिन जब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाने वाली धनराशि दी गई हो यहाँ पे, और कहा जाए कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाने वाली धनराशि निकालिए, जैसे कि इस उदाहरण नंबर 7 में किया गया है, तो आप उल्टा काम करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को ऐड करेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड को लेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फुटकर सवाल, छोटे छोटे सवाल समझ में आए होंगे। और अब हम बढ़ते हैं एक बड़े सवाल की तरफ, जिससे कि आपका गृह कार्य निकल के आएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे आप ये उदाहरण नंबर 8 करेंगे। एक क्लब द्वारा नीचे दिए गए प्राप्ति और भुगतान खाते व उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने है, ज़रा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किया गया है 350, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ध्यान ये रहे कि प्राप्ति और भुगतान खाते का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 350 के रूप में यहाँ देख रहे हैं, आय व्यय खाता बनाते समय इसका उपयोग वहाँ कहीं नहीं होता है। ये कहाँ जाता है, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।
जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 200 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और जो आपका ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। यानी कि एनपीओ में जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको दो बैलेंस शीट बनानी होंगी, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो बात की बात है कैसे बनाएंगे। पहले हम समझते हैं कि हम कैसे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से आय व्यय खाता बनाते हैं। तो देखिए, एक तो था ओपनिंग बैलेंस जो आपने देख लिया और जान लिया इसे कहाँ दिखाते हैं। दूसरा है सब्सक्रिप्शन। क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कुल मिला के 1450 मिला है, जिसमें से 2009 का 250, 2010 का 1000 और 2011 का 200 है। रेंट रिसीव हुआ है फ्रॉम द यूज़ ऑफ हाल। हाल आपके यहाँ आपकी संपत्ति में होगा और आप उसे लोगों को किराए पर देते होंगे, लोग उसे यूज़ करते होंगे, तो आपको जो किराया है वो इनकम के तौर पे आता होगा, वो 700 रुपये आपको मिले हैं। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये क्या होता है? आप हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स क्लब चलाते हों, तो उसमें आपने लोगों को कोई स्पोर्ट एक्टिविटी दिखाई और हो सकता है आपको वहाँ पे कोई टिकट बेचे हों या और भी किसी तरह का आपका प्रॉफिट हुआ होगा, वो यहाँ पे आप दिखाते हैं प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट के नाम से। 400 रुपये ये रिसीव थी। न्यूज़पेपर आपने बेच दिए, पुराने न्यूज़पेपर रहे होंगे वो आपने बेच दिए, तो उनका स्क्रैप का 100 रुपये मिला है, ये भी आपकी रिसिप्ट है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट और एक्सपेंसेस या पेमेंट्स को देख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ये जाना चाहिए कि ये आइटम्स जो हैं ये रेवेन्यू आइटम्स हैं या ये कैपिटल आइटम्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये जितने भी आइटम्स सुने, पढ़े, देखे, ये सारे आइटम्स रेवेन्यू हैं और ये सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाएंगे, क्योंकि यह रेवेन्यू आइटम्स हैं। चलिए पेमेंट साइड देखते हैं। सैलरीज़ 1400, ये बिल्कुल दिखाई जाएगी, ये भी रेवेन्यू आइटम है। जनरल एक्सपेंस 300, रेवेन्यू आइटम। इलेक्ट्रिक चार्जेस, यू नो इट वेरी वेल, ये भी खर्चा है। बुक्स, हाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बुक्स जो होती हैं वह संपत्तियाँ होती हैं, और आपने पिछले साल पढ़ा था कि कोई भी संपत्ति अगर खरीदी जाती है, कोई भी ऐसा पेमेंट अगर किया जाए जिससे संपत्तियां बढ़ जाएं या दायित्व घट जाएं, तो वह भुगतान कैसा होगा? वह भुगतान पूंजीगत होगा। तो ये बेसिकली कैपिटल रिसीप्ट है। ये पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड में ये 500 रुपये नहीं जाएंगे। न्यूज़पेपर, यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर खरीदे होंगे तो ये सामान्य खर्चा है, ये बिल्कुल जाएगा 400 रुपये। और ये क्लोजिंग बैलेंस है 200 रुपये, ये यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे सूचनाओं की तरफ। क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं, ध्यान से सुने ज़रा। देखिए, सूचनाएं ये हैं कि क्लब के 50 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य के द्वारा 25 रुपये वार्षिक चंदा दिया जाता है। 31 दिसंबर 2009 को बकाया चंदा 300 है। अब ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कैसे? हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए क्वेश्चन करते समय कि हम ये खाता बना कब रहे हैं। हम बना रहे हैं ये खाता 31 दिसंबर 2010 को, ठीक। और जो हमें सूचना मिली उसमें ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2009 को बकाया चंदा 300 है। यानी कि ये वो बकाया चंदा है जो पिछले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2009 यानी कि पिछले साल का आखिर, उसमें चंदा जो बकाया रह गया था। तो जो पिछले साल के आखिर में बकाया रह गया था 300, वो हम इस साल के ओपनिंग में पाएंगे। तो ये दरअसल क्या है? ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। कितना? 300, ठीक। तो ये तो सूचना हमें मिल गई कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 300 है। दूसरी सूचना इसी आ पॉइंट में है, क्लब के 50 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य के द्वारा 25 रुपये वार्षिक चंदा दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप निकालें तो ये कितना होगा? 25 पंचे 125 और 0 और लगा लेंगे तो ये 1250 होना चाहिए। तो 2010 का चंदा होना कितना चाहिए? 1250। और ऊपर आप देखें 2010 के लिए आपने रिसीव कितना किया है? केवल 1000। तो हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जो चंदा आपको इस साल मिलना चाहिए था, कितना? 250, वो अभी नहीं मिला। मतलब 1250 मिलना चाहिए था, उसमें से केवल 1000 मिला, तो 250 रुपये नहीं मिला इस साल का। मगर एक दो बातें हैं जिन्हें आपको समझना होगा, और वो ये हैं कि 300 रुपये
पिछले साल का जो बकाया चंदा था कितना था 300 रुपये, और 2009 का चंदा पिछले साल यानी 2009 को ख़त्म होने वाला ईयर, उसका मिला कितना है इस साल, केवल 250। यानी कि इस साल के आखिर में 2010 के आखिर में जो इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा वो तो 250 होगा ही होगा, क्योंकि 1250 में से आपको अभी मिले कितने हैं, केवल 1000, तो 250 तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हुआ, और 50 रुपये, क्योंकि 300 रुपये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे और अभी केवल 250 मिले हैं, तो कुल मिलाकर के 50 रुपये इस साल के होंगे। तो इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना माना जाएगा, इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग होगा 300। ओके, तो कैसे दिखाएंगे अभी हम बाद में जानेंगे। यह चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप देखिए ज़रा, यहाँ एनुअल सब्सक्रिप्शन आप द 50 मेंबर्स @25, ये कितना होना चाहिए 1250, और ये 1250 ही आएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप अंदर लिखें जो मिला है वो कितना है, अंदर जब आप लिखेंगे तो कितना मिला है 1000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना निकला था 250, तो इनको जोड़ के भी बाहर कितना आएगा 1250। तो ये आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाकी का जो होगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जो इसमें बना रही नहीं वो बाद में बता देंगे। भा वाला पॉइंट देखिए, 31 दिसंबर 2010 को बकाया वेतन कितना है 100 रुपये, तो इसे जहाँ पे भी वेतन आएगा उसमें ऐड करके जोड़ करके इसे हम दिखाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इन 100 रुपये को हम वेतन में ऐड कर देंगे। वर्ष के वेतन भुगतान में 300 रुपये वर्ष 2009 के शामिल हैं। अब ये अगर 2009 के शामिल हैं यानी कि पिछले वर्ष के शामिल हैं, ठीक है। तो ये इस साल के इस साल में शामिल होने चाहिए क्या, जो आपने भुगतान किया है उसमें अगर ये 2009 के 300 शामिल हैं तो उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो मैं चलिए इसे भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सैलरी देखिए ज़रा, सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, जिस 1400 आपने सैलरी के पे किए थे, ऊपर क्वेश्चन में इतने ही है, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इस साल की उसे ऐड किया गया है, और सैलरी जो पिछले 2009 की पे की गई है अभी वो बकाया रह गई होगी पिछले साल, उसको यहाँ पे लेस किया गया है, तो कुल मिला के 1200 बाहर दिखाए गए हैं, ठीक। तो आपने सब्सक्रिप्शन और सैलरी देख ली। पॉइंट नंबर हम 1 कर चुके और 2 कर चुके, 3 भी कर चुके। अब हम देखते हैं 1/1/2010 को क्लब के पास भवन 10,000, फर्नीचर 1000 और पुस्तकें 1000 थीं, और फर्नीचर पर 10% वार्षिक मूल्य पर ह्रास लगाना है। तो हमारे सामने सोचना है कि फर्नीचर कितना है 1000 का, और फर्नीचर पे ह्रास कितना लगाना है 10%। तो 1000 का 10% कितना होगा, ₹100। तो इसे कहाँ दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 100, मैंने अभी 100 निकाल के बताया था, तो वो हो गया। अब इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन में देखें कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है। अब जो भी खर्चे यहाँ दिए गए हैं, सैलरी का ट्रीटमेंट बता चुके, जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया गया है, न्यूज़पेपर दिया गया है, इनको एज इट इज़ इनकी रकम के साथ हम उतार लेंगे, ठीक। और जो इधर साइड के सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम कर ही चुके। अब जो रेंट रिसीट फ्रॉम द यूज़ ऑफ हॉल है इसे, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इसे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इसे, इन तीनों रकम को हम इनकम साइड में सीधे सीधे उतार लेंगे। तो अगर आप देखें ध्यान से तो क्या किया गया है, आप अगर क्वेश्चन ऊपर देखेंगे तो वही रकम यहाँ पे दरअसल जनरल एक्सपेंसेस के, इलेक्ट्रिक चार्जेस के, न्यूज़पेपर के उतार लिए गए हैं। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और सैलरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ एनुअल सब्सक्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं, रेंट ऑफ हॉल, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी दिखाया जा चुका है। अब इसके बाद जो इसमें किया जाना है वो ये कि आप इनकम साइड का कीजिए टोटल, और इनकम साइड का जो टोटल करेंगे तो 2450 आएगा। ये 2450 यहाँ लिख लीजिए, ऊपर के आइटम जोड़ना शुरू कीजिए, तो 250 ही आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये 250 जो है ये दरअसल क्या है, सरप्लस।
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, मुझे लगता है आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में स्थिति विवरण है। इसी वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्थिति विवरण के बारे में भी कुछ बातें बता दूँ। देखिए, स्थिति विवरण जो है वह सामान्य रूप से एनपीओ वैसे ही बनाते हैं जैसे कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। आमतौर पर अलाभकारी संस्थाओं का गत वर्ष का चिट्ठा, चालू वर्ष का प्राप्त एवं भुगतान खाता तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर चालू वर्ष का चिट्ठा कुछ नियमों को ध्यान में रख के बनाते हैं। ये जो नियम हैं वो संपत्ति पक्ष के कुछ नियम हैं। यहाँ चालू वर्ष के प्राप्त एवं भुगतान खाते से वर्ष के अंतिम दिनों की रोकड़ ज्ञात करना चाहिए और उसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए। तो ये मैं अभी बता रहा था कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है प्राप्ति और भुगतान खाते का वह क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है और जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है प्राप्ति और भुगतान खाते का वह ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। पॉइंट नंबर 2, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के लिए सबसे पहले गत वर्ष के चिट्ठे से संपत्तियों की सूची बना लेनी चाहिए और यह ज्ञात करना चाहिए कि क्या चालू वर्ष में कोई पुरानी संपत्ति बेची गई है या कोई नई संपत्ति खरीदी गई है। जो पुरानी संपत्ति बेची गई होगी उसे दी गई संपत्तियों में से घटाएंगे और जो खरीदी गई है उसे उपलब्ध संपत्तियों में ऐड करेंगे। रोकड़ में बेची गई संपत्ति का विवरण प्राप्त और भुगतान खाते के डेबिट पक्ष से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बेचने की स्थिति में गत वर्ष के चिट्ठे में जो संपत्तियां हैं उनमें से उसे घटाते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा फार्मूला है असेट्स शोन इन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट प्लस असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान रखिएगा, जो असेट्स बेची है वो कितने की बेची है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी वो घटाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है यदि गत वर्ष के चिट्ठे में बकाया आय, चंदा, दान, किराया आदि के संबंध में कुछ समायोजन दिखाए गए हैं तो इस साल के आखिर में भी उन्हें एज इट इज़ दिखाते हैं। जैसे कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह जाए इस साल के आखिर में तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, संपत्ति पक्ष में। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रह जाए इस साल के आखिर में तो उसे कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ पक्ष में। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, दी गई अतिरिक्त सूचनाओं से चालू वर्ष से संबंधित बकाया आय की राशि ज्ञात करनी चाहिए और उसको संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। जो भी बकाया राशि है उसे कहाँ दिखाएंगे, संपत्ति पक्ष में। ठीक है, और इस संपत्ति पक्ष में क्या दिखाया जाएगा, जो आय है उनकी बकाया राशि, जो खर्चे होंगे उनकी जो बकाया राशि है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक, तो फिलहाल तो ये संपत्ति पक्ष की बात थी। दायित्व पक्ष की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जो दायित्व पक्ष के पॉइंट्स हैं इन्हें पढ़ें और अगर आपको ये ना समझ में आए तो पूछिएगा। इसको अगर मैं बताऊँगा तो ये पूरा वीडियो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। मैं आपको ये चिट्ठा दिखाता हूँ सीधे सीधे, इसका एक फॉर्मेट है हमारे सामने। तो लायबिलिटी साइड अगर आप देखें ध्यान से, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल आती है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस। उसमें जो इस साल अगर कोई कैपिटल कोई कैपिटल रिसीव्ड मिली है, कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि जितने भी पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर कैपिटल का जो बैलेंस होता है इसे कैपिटल नहीं बोलते हैं, इसे कैपिटल फंड बोला जाना चाहिए। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड। तो इसमें जो भी रिसीप्ट्स होंगी कैपिटलाइज्ड यानी कि कैपिटल रिसीप्ट्स, उन्हें ऐड किया जाएगा। अगर कोई एक्सेस है इनकम का एक्सपेंडिचर के ऊपर जिसे हम सरप्लस बोलते हैं उसे भी ऐड करेंगे। मगर अगर कोई एक्सेस एक्सपेंडिचर का हो जाए इनकम पे जिसे हम डिफिसिट या डिफिशिएंसी बोलते हैं तो उसे लेस करते हैं। ऐसा करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल करंट ईयर की। ठीक, अगर कोई स्पेशल फंड है या स्पेसिफिक फंड है जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड या स्पोर्ट्स फंड तो वो यहाँ दिखाया जाता है और उससे संबंधित जितनी रिसीप्ट्स होती हैं वो उसमें ऐड की जाती हैं और जो उससे संबंधित खर्चे होते हैं वो उसमें लेस की जाते हैं इसी स्पेशल फंड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे और कोई इनकम अगर एडवांस में मिली है तो वो आती है। मोटे तौर पे आइटम्स यहाँ बताए गए हैं लायबिलिटी साइड के। असेट साइड में देखें, फिक्स्ड असेट्स आती हैं, करंट असेट्स आती हैं, कैश एट बैंक आता है, कैश इन हैंड आता है।
इनकम रिसीवेबल्स, जिन्हें हम इनकम आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। सब्सक्रिप्शन के अलावा और भी कोई इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो यहाँ दिखाई जाएगी रिसीवेबल के तौर पे। सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिला है तो उसको आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और एक्रूड इंटरेस्ट अगर है कोई इन्वेस्टमेंट पे तो वो, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस इतना अगर आप दिखा लेंगे तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा हो जाता है। जो उदाहरण नंबर 9 है, इसमें इन्होंने आपसे रोकड़ बही का सारांश दिया गया और आपसे ये उम्मीद की है कि आप जो है बैलेंस शीट बनाएं। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं रोकड़ बही का सारांश अर्थात ये क्या है। रोकड़ बही का सारांश किसे बोलते हैं? प्राप्ति और भुगतान खाते को। तो देखिए यहाँ पे प्राप्ति और भुगतान खाते में बैलेंस है ओपनिंग 6380, इस साल की एंट्रेंस फीस जो मिली, सब्सक्रिप्शन जो मिला, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट जो मिला और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कुछ खर्चे इधर किए गए हैं, रेंट, वेजेस, लाइटिंग, लेक्चर फीस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, 10% डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2009। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 16,000 के डिपॉजिट अर्थात किसी भी बैंक में आपने एफडी, फिक्स डिपॉजिट वगैरह खरीदे हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और ये खरीदे गए हैं 1 अक्टूबर को। तो ये 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन विनियोगों पे, ये एक अपने आप में हिडन एडजस्टमेंट होती है कि 16,000 पे 10% ब्याज आपको मिलेगा। और वो मिलेगा कब तक, कितने समय के लिए? क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने ख़रीदा तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने समय होता है? 6 महीने। तो जो 6 मंथ होंगे, 16,000 पर 10% की रेट से 6 महीने का ब्याज, ये अपने आप में एक हिडन एडजस्टमेंट है। इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। कैसे करेंगे अभी जानते हैं। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया, कुछ और सूचनाएं भी यहाँ दी गई हैं। और वो सूचनाएं क्या हैं? वो सूचनाएं हैं, वर्ष के प्रारंभ में सोसाइटी के पास 40,000 का भवन था, 10,000 की पुस्तकें थीं। वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक चंदा 700 रुपये बकाया था, वर्ष के प्रारंभ में ये बकाया था, और 800 रुपये अग्रिम था। ये सब वर्ष के प्रारंभ की बात है। तो वर्ष के प्रारंभ की जो सूचनाएं होती हैं, ये प्रारंभ की यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में मदद करती हैं। अच्छा, वर्ष के अंत में भी कुछ सूचनाएं हैं। वार्षिक चंदा जो वर्ष के अंत में था 900 रुपये बकाया था, भाड़ा जो था उसके 480 रुपये अग्रिम थे यानी कि एडवांस में प्रीपेड है। ठीक, भवन और पुस्तकों पर 10% ह्रास लगाया गया है। भवन पर 2,000 रुपये मरम्मत के लिए आयोजन करना है और 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीगत माना जाए। तो जो पूंजीगत माना जाएगा वो बेसिकली कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। और जो आयगत माना जाता है वो कहाँ जाता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम बनाए आर्थिक चिट्ठा। तो कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है। मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। रेंट 3,360 मिला था, उसमें जो इस साल का प्रीपेड है 480 ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, उसे लेस करके 2,880 दिखा देंगे। वेजेस जितना था उतना पूरा दिखा दिया, लाइटिंग जितनी थी उतनी दिखा दी। लेक्चर फ़ीस का मतलब है कि हो सकता है हम कोई स्कूल चला रहे हो, तो जो लेक्चर फ़ीस होती है टीचर्स की, वो हमारे लिए एक नॉर्मल खर्चा है, बिजनेस को संचालित करने वाला। ऐसे खर्चों को हम आयगत खर्चा बोलते हैं। और आप जानते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आयगत खर्चे आते हैं, और इसीलिए लेक्चर फ़ीस को आयगत खर्चा मान करके यहाँ 8,700 दिखाया गया। ऑफिस एक्सपेंसेस बिल्कुल आयगत खर्चे हैं, दिखाए गए हैं पूरे। डिप्रिसिएशन जो है वो जो लगेगी वो बुक्स पर और बिल्डिंग पर लगेगी। बुक्स और बिल्डिंग पर ही क्यों लगेगी? क्योंकि ऊपर सूचना दी गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कहा गया है? भवन और पुस्तकों पर 10% मूल्यह्रास लगाइए, तो लगाया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगा दी गई है, जितने हैं उसका 10% निकाल करके ये कुल मिला के 5,426 आ जाएगा। ठीक है। प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के रिपेयर पर प्रोविज़न की गई है, व्यवस्था की गई है। ये सूचना ऊपर दी गई है, अगर आप ध्यान से देख सकें। कहा गया है कि भवन के मरम्मत के लिए आयोजन करना है। अभी कोई खर्चा किया नहीं गया है, खाली आयोजन करना है।
आयोजन करना होता है मतलब लाभों में से या सरप्लस में से कुछ धनराशि पहले से निकाल कर रख लेना कि हमें वो खर्चा करना है। तो अगर लाभों में से निकालते थे, अगर आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाना होता था, अगर आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स बनाना होता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना होता था, तो आप उसे कहाँ दिखाते थे? लाभांश खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते थे ना। तो इसे भी, जो भवन के मरम्मत के लिए आयोजन है, इसे भी कहाँ दिखाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में 2000 दिखाया गया है। चलिए कुछ खर्चों की हम बात करते हैं जल्दी से। यहाँ पे एंट्रेंस फीस जो है वो जो दिखाई गई है वो कितनी दिखाई गई है? 2550। एंट्रेंस फीस थी कितनी इसमें दी गई? एंट्रेंस फीस दी गई है 5100। यहाँ देखिए डेबिट साइड में। अब सवाल ये है कि अगर ये 5100 थी तो उसे 2550 कैसे दिखाया गया? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने कहा है कि 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीगत माना जाए, तो 50% को ही तो आयगत मान पाएंगे, तो जितना आयगत माना है उतना दिखाएंगे यहाँ एंट्रेंस फीस को हम इनकम साइड में। ठीक, तो यहाँ पर आपने एंट्रेंस फीस दिखा दी है 2550, 5100 का आधा। सब्सक्रिप्शन 33,000 आया। कैसे आया? ये आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। जो सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में देखिए क्या क्या सूचनाएं हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में सूचनाएं हैं 32,000 ऊपर मिला है। कितना मिला है? 32,000। और नीचे सूचना है, सूचना क्या है कि वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक चंदा 700 बकाया था और 800 रुपये अग्रिम था। ये वर्ष के प्रारंभ की बात है। और वर्ष के अंत में वार्षिक चंदा 900 बकाया था बस, और इसमें एडवांस कुछ नहीं था वर्ष के इस साल का। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ष के अंत में जो चंदा बकाया है 900, इसे क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। जो प्रारंभ में चंदा बकाया था 700, उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। और जो 800 रुपये अग्रिम था उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, 900 जोड़ना है, 800 जोड़ना है, तो कुल मिलाकर के कितना जोड़ना है? 1700, है ना। और 700 घटाना है, तो 1700 में से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1000 रुपये जुड़ने के लिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन देखें 32,000, इसमें 1000 जोड़ेंगे तो 33,000 आ जाएगा। ये तो मैंने ओरल आपको बता दिया। इसकी कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने करके बताया है कि आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि 32,000 इस साल आपको प्राप्त हुआ है। और जो सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर 700 था, इसे लेस किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये दरअसल है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ओके, इसे लेस किया गया है। सब्सक्रिप्शन इन द करेंट ईयर विच वॉज रिसीव्ड लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द बिगिनिंग है ये 800, इसे ऐड किया गया है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये 9,900 सॉरी, इसीलिए इसको ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर के 700 लेस किए गए हैं और 1700 ऐड किए गए हैं, 33,000 आ गए। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको सब्सक्रिप्शन तो समझ में आ गया होगा। सब्सक्रिप्शन के बाद जब हम देखते हैं डोनेशन 3300 सीधे सीधे वहाँ पे दिए गए हैं, इसे सामान्य मान करके दिखा दिया गया है। और इसके बाद इंटरेस्ट है 280 और एक्रूड इंटरेस्ट 520। ये मैंने आपको बताया था 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 10% की रेट से, तो ये यहाँ 520 आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट यहाँ दिखाया जाएगा। ये 520 कैसे आया है? नीचे कैलकुलेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन कहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ये जो आपका 16,000 है 10% की रेट से, ये जो 16,000 है इस पर 10% की रेट से अगर आप निकालेंगे 6 महीने के लिए तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये होना चाहिए 800, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाहर कितना दिखाया गया है? 800।
और इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 280। यू कैन सी इट हियर, इंटरेस्ट रिसीव कितना है 280। तो जो इंटरेस्ट होना चाहिए था वो आपने अभी निकाल लिया, 16,000 का 10% 800 होना चाहिए। तो ये 800 तो था नहीं, मिला कितना था 280, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 520। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इनकम साइड का टोटल कीजिए 40,490 और घटाइए डेबिट साइड का टोटल, तो 6,144 आपका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे सरप्लस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरप्लस। ये बेसिकली 6,144 हो गया। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे 31 मार्च 2010 को, जल्दी से देखिए। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितना बनाना था 2,000। जो भी प्रोविजन बनाते हैं वो लायबिलिटी साइड में आता है, आपको पता ही है। कैपिटल फंड 56,280 था शुरुआत में, कैपिटल ऊपर दी गई है। और एंट्रेंस फीस कितनी है 2550, जो कैपिटल का हिस्सा था वो यहाँ ऐड किया जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल ही माना जाता है, 5,000 ऐड किया गया है। और जो सरप्लस हुआ है 6,144, वो सब मिला करके 69,974 ये आपका कैपिटल फंड हुआ। ओके। और कैश इन हैंड कितना था 400, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऊपर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आएगा। कैश एट बैंक दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड 900 था, ऐड किया है। रेंट एंड रेट्स प्रीपेड जो हैं वो इधर आएंगे। फिक्स डिपॉजिट 16,000 थे, जिन पे एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 520, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 16,520। बुक्स जो थी वो 10,000 की थी, 4,260 की बुक्स और ख़रीदी गई हैं, ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख जाएगा। वो कुल मिला करके 14,260 होता है। और डिप्रिसिएशन जो है वो उस पर घटाया गया है 1,426। यहाँ डिप्रिसिएशन के मामले में थोड़ा सा सोचना होगा कि 1,426 कैसे आया, अभी बता दूंगा। लेकिन जितना भी डिप्रिसिएशन आया था वो घटा करके ये 12,834 आ जाएगा। बिल्डिंग 40,000 की थी, उस पर डिप्रिसिएशन 4,000 घटाया और 36,000 आ गया। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन गई है। ठीक। बुक्स हम ध्यान से देख लें, बुक्स जो थी ऊपर वो 4,260 की थी, और ये 4,260 की खरीदी गई हैं। ओके। और बुक्स थी कितनी 10,000 की थी, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 10 और 4,260, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 14,260। ओके। और 14,260 जो है ना, उसका 10% निकाल लिया है, ये मान करके कि जो बुक्स खरीदी गई हैं वो साल के पहले दिन खरीद ली गई हैं, और ये जो नई बुक्स हैं ये भी पूरे साल रही होंगी, ऐसा मान लिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई कि बुक्स कब खरीदी गई, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हैं और अपना काम थोड़ा आसान कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि बुक्स, ये कोई भी संपत्ति किसी सूचना के अभाव में ये मान ली जाती है कि वह साल के शुरुआत में खरीदी गई होगी। तो गर्ल्स, मुझे ये उम्मीद है कि ये उदाहरण आपको पूरा क्वेश्चन करने का समझ में आया होगा। इसमें इन्होंने एक बात और बताई है टिप्पणियाँ 1 में, कि कैसे हमने पता किया कि कैपिटल फंड 56,250 है। तो ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल की कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जैसे कैश का बैलेंस हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा 6,380। बुक्स पिछले साल कितनी थी 10,000 ऊपर दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था पिछले साल का, वो भी ऊपर सूचनाओं में दिया गया है, कितनी 700 थी। और बिल्डिंग कितनी थी 40,000 थी। ये कुल मिलाकर के इस साल के शुरुआत में थी। ठीक। तो हमने सारी एसेट्स इतनी उतार ली। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो था वो कितना था 800 था। तो अब जाहिर सी बात है एसेट साइड में कुल मिला के 57,080 हैं, और लायबिलिटी साइड में 800 केवल। तो बाकी का क्या बचेगा, ये बचेगा 56,280। ये क्या है, ये है हमारा कैपिटल फंड। और ये है दरअसल जो बनाई है, ये क्या है, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। तो ये भी आपको बनानी होगी। तो मुझे उम्मीद है गर्ल्स आपको ये उदाहरण नंबर 9 समझ में आया होगा। इसे बहुत अच्छे से समझें, और इसके आधार पे अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो कौन कौन से हैं जी। तो एक तो जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख पा रहे हैं, 11 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, और शायद 9 क्वेश्चन भी हम 7 और 9 क्वेश्चन करा चुके हैं।
अगर नहीं करा है तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं ये करना है आज। और क्वेश्चन नंबर 7 अगर नहीं किया है तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप कर चुके हैं तो इसे भी आपको करना है। ठीक, जो लघु क्रियात्मक प्रश्न हैं उसमें से संबंधित प्रश्न जो आपके सामने आज करने के लिए हैं, एक तो प्रश्न संख्या 8 है, इसको आप अभी कर चुके हैं उदाहरण के रूप में, कोई दिक्कत होगी तो आप इसे पूछेंगे। प्रश्न संख्या 9 शायद ही आप कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो अभी करना है। ठीक, ये अभी जो मैं आपको गणना बता रहा था ओपनिंग बैलेंस शीट को बना करके प्रारंभिक बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आप पहले से ही कर चुके हैं। ठीक, और बस एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन करने की भी आपको ज़रूरत है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 आय व्यय खाता बनाना है, तो ये 13वां क्वेश्चन भी करना है आपको। 14 क्वेश्चन आप कर चुके हैं और एक क्वेश्चन नंबर 15 करना है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आज आपको करने हैं। ये सब अभी करें ज़रूरी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कर डालने हैं। इसमें से जिस क्वेश्चन में भी आप अटकते हैं वो मुझसे आप बाकायदा पूछते चलें, उस क्वेश्चन का पिक इसी ग्रुप पे डालें और उसे पूछें। ठीक, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहिए ना आपको, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 छोटा है, इसे आप कर सकते हैं, आसान है करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी छोटा है, इसे भी आप कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको केवल और केवल कहा गया है कि आय व्यय खाता बनाइए। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। तो चलिए आज मैं आपको आय व्यय खाता बनाने के लिए ये ढेर सारे सवाल जो हैं इनको आप पढ़ें। किसी भी सवाल में अगर आप अटकते हैं तो वो सवाल आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप ट्राई करें। जो छोटे छोटे सवाल हैं केवल आय व्यय खाते के, उन्हें आप ज़रूर लगाएं। जो मैंने बताए हैं ऊपर दिए गए क्वेश्चंस वो तो करने ही हैं। जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें भी कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक करना है। ये जो मैंने उदाहरण आपको अभी बताया है ठीक उसी की तरह है, इसमें बहुत कुछ नया आपको नहीं दिखेगा। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उदाहरण नंबर जो लास्ट था उसके आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 10 कर पाएंगे। तो गर्ल्स थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज आपका होमवर्क क्या है आपको पता चल गया होगा, तो आज अपना काम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।